हमारा अभी सीआरपीसी का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 17 द चार्ज। ए फॉर्म ऑफ द चार्ज, इसका दो पार्ट है, ए में है फॉर्म ऑफ चार्ज और बी में है ज्वाइंटर्स ऑफ चार्जेस। ये 211 से लेकर 217 तक आज हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 211 क्या बोलता है। कंटेंट ऑफ चार्ज, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्लॉज 1, एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विथ विच एक्यूज इज चार्ज। जो चार्ज है, पहले आपको जानना होगा चार्ज और चार्जशीट क्या होता है। चार्जशीट होता है जो पुलिस बनाता है, और चार्ज क्या होता है जो मजिस्ट्रेट सर तैयार करते हैं। मतलब ये जो चार्ज हम बात कर रहे हैं ना, ये मजिस्ट्रेट सर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हम ऊपर आई बटन में दे देंगे कि चार्ज और चार्जशीट में क्या अंतर है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो चार्ज है ना, वो उस ऑफेंस के बारे में बताएगा जिस ऑफेंस के लिए एक्यूज को चार्ज किया गया है। यानी एक्यूज पर जो आरोप लगा है, उस आरोप के बारे में ये चार्ज बताता है। 2, इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस गिव्स इट एनी स्पेसिफिक नेम। यदि लॉ एक उस ऑफेंस, जो ऑफेंस किया गया है, उसका कोई स्पेसिफिक नाम है, द ऑफेंस मे बी डिस्क्राइब्ड इन द चार्ज बाय दैट नेम ओनली, तो वो उसी नाम से उस चार्ज में मेंशन होगा। ठीक, उसके बाद थर्ड, इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस डज नॉट गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम। अब यदि लॉ ने उस ऑफेंस का कोई नाम नहीं दिया है, so much of the definitions of the offense must be stated as to give the accused notice of the matter with which he is charged। अब यदि नाम नहीं दिया है तो उसका इतना व्याख्या करना पड़ेगा, उसका इतना डिफिनीशन देना पड़ेगा। किसके लिए, पर्पस क्या है कि जो एक्यूज है उसको नोटिस देने के लिए वो किस मैटर के लिए चार्ज किया गया है, यानी किस अपराध के लिए वो आरोपी बनाया गया है, उसको तो नोटिस देने के लिए जो सफिशियंट हो। ठीक है, उतना व्याख्या उसमें किया जाएगा। 4, the law and sections of the law against which the offense is said to have been committed shall be mentioned in the charge। अब जो चार्ज में क्या और मेंशन रहेगा, जो लॉ है, जो सेक्शंस है जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है, ठीक है, किया गया है, वो भी उस चार्ज में मेंशन होगा। यानी कोई लॉ था, उसको आपने तोड़ दिया, तो आप पर कौन सा सेक्शन लगा है और किस सेक्शन के तहत आप पर क्या सजा है। मतलब जैसे किसी पर 302 लगा तो वो उसके लिए क्या लॉ है, क्या सेक्शन है, वो चार्ज में मेंशन होगा। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 5, the fact that the charge is made is equivalent to a statement that every legal condition required by a law to constitute the offense charged was fulfilled in the particular case। जो चार्ज लगाया गया है, किसी व्यक्ति पर अगर कोई चार्ज लगाया जाता है तो यह माना जाएगा, यह वो जो चीज़ है चार्ज लगाया गया, तो ये मान लिया जाएगा कि जो चार्ज लगाने के लिए जो ग्राउंड्स चाहिए था, ठीक है, जो चीज़ें चाहिए थी चार्ज लगाने के लिए, जो कंडीशंस था वो पहले ही फुलफिल कर लिया गया है उस केस में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से जानिए, 5 बार बार पूछा जाता है कि जो फैक्ट है, जो चार्ज लगा दिया गया है व्यक्ति पर, ठीक है, अगर चार्ज लग गया, मजिस्ट्रेट ने चार्ज लगा दिया, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि जो चार्ज लगाने के लिए जो कंडीशन चाहिए था वो फुलफिल कर लिया गया है, यानी पीरियड कंडीशन जो है वो फुलफिल कर लिया गया है उस चार्ज के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 6, द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। जो चार्ज है वो कोर्ट के लैंग्वेज में लिखा जाएगा। 7, इफ द एक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। यदि एक्यूज्ड पहले ही किसी ऑफेंस के लिए जेल जा चुका है, सजा हो चुका है उसको, इज लेवल बाय रीजन ऑफ सच प्रीवियस कन्विक्शन, उस प्रीवियस कन्विक्शन के कारण टू इनहेस्ट पनिशमेंट, उसका पनिशमेंट बढ़ सकता है, और टू पनिशमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड, या उसको दूसरे तरीके का पनिशमेंट मिल सकता है फॉर अ सब्सिक्वेंट ऑफेंस, जो भी उसने ऑफेंस किया है आगे वाले ऑफेंस के लिए। एंड इट इज इंटेंडेड टू प्रूव सच प्रीवियस कन्विक्शन फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग द पनिशमेंट विच द कोर्ट में थिंक फिट टू अवॉर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस। अब इंटेंशन क्या है उस प्रीवियस कन्विक्शन का, जो पर्पस है कि उस व्यक्ति को एक सही सजा है वो सुनाया जा सके उस आगे दूसरे ऑफेंस के लिए, यानी सब्सिक्वेंट मतलब जो आगे जो ऑफेंस वो किया उसके लिए। द फैक्ट, डेट एंड प्लेस ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन, मतलब क्या फैक्ट था, क्या डेट था और क्या प्लेस था उसके प्रीवियस कन्विक्शन के लिए। ठीक है, तो शैल बी स्टेटेड इन द चार्ज, वो चार्ज में स्टेटेड रहेगा। अब एक तरफ यहाँ पर बताया जा रहा है कि शैल बी स्टेटेड इन द चार्ज, यानी रहेगा ही रहेगा। एंड इफ सच स्टेटमेंट हैज बीन ओमिटेड, पर एक चीज यहाँ पर और लिख दिया गया, यदि वह नहीं लिखा जाता, कोई भूल हो जाता है मजिस्ट्रेट सर से, द कोर्ट में एड इट एनी टाइम बिफोर सेंटेंस इज पास्ड, तो उसको क्या है कि जब सेंटेंस यानी जजमेंट देने से पहले, सेंटेंस देने से पहले उसको ऐड कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है 212, particulars as to time, place and person। Clause 1, the charge shall contain such particular as to time
and place of the alleged offence, and the person, if any, against whom or things, if any, in respect of which it was committed, as are reasonably sufficient to give the accused notice of the matter with which he is charged. इसमें कहा जा रहा है कि जो चार्ज है वो कंटेन करे, यानी चार्ज में लिखा रहेगा टाइम या टाइम, प्लेस, जो ऑफेंस किया गया है उसका, कहाँ किया गया, कितने बजे किया गया, किस व्यक्ति के अगेंस्ट में किया गया, यदि व्यक्ति के अगेंस्ट में किया गया है तो, या किसी सामान के अगेंस्ट में किया गया है तो किस सामान के अगेंस्ट में किया गया है, और एक मतलब नोटिस देना है उसको, एक्यूज को, जितना इतना उसमें मेंशन रहना चाहिए चीज सब, कि जिससे वो जो एक्यूज है वो समझ जाए कि आखिर वो चार्ज किस चीज के लिए किया गया है, यानी कि वो आरोपी किस अपराध के लिए है, किस सामान के लिए है, क्या अपराध उसने किया है। जब मेंशन रहेगा तभी तो वो समझेगा, इतना चीज मेंशन रहना चाहिए, ठीक है। उसको नोटिस दिया जाएगा एक्यूज को। 2. When the accused is charged with criminal breach of trust or dishonest misappropriation of money or other movable property, it shall be sufficient to specify the gross sum. अब यदि एक्यूज चार्ज हुआ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी के लिए, या फिर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो यह मतलब सफिशिएंट होगा कि उसका जो ग्रॉस सम है, यानी जो अमाउंट है वो, और एज द केस में भी, और जैसा भी केस है, डिस्क्राइब द मूवेबल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस एलिजिबल टू बी कमिटेड, या फिर जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो भी जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस किया गया है उसका नाम लिख देने से, ठीक है। एंड द डेट्स बिटवीन विच द ऑफेंस इज एलिजिबल टू हैव बीन कमिटेड, और वह डेट मेंशन कर देने से कि कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में ये जो ऑफेंस है वो किया गया है, विदाउट स्पेसिफिंग पार्टिकुलर आइटम और एग्जैक्ट डेट, एंड द चार्ज सो फ्रेम्ड शैल बी डीम्ड टू बी चार्ज ऑफ वन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219। अब इसमें कहा जा रहा है कि बिना एग्जैक्ट डेट के, ठीक है, और बिना पार्टिकुलर आइटम के, बिना बताए हुए वो जो चार्ज है वो फ्रेम किया जा सकता है, और उसको माना ऐसा जाएगा कि वो 219 के अंदर हुआ है वन ऑफेंस, यानी एक ही ऑफेंस है, लेकिन उसके लाइन में लगा हुआ जितना भी ऑफेंस है ना, वो सब एक ही ऑफेंस माना जाएगा, और जितना भी ऑफेंस बीच में हुआ है उस ऑफेंस को एक ही साथ ट्राई किया जाएगा, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक बार आप फिर से समझिए इसको, अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन है, या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अगर कुछ काम हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस सामान का दाम बता सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है, या उस मूवेबल प्रॉपर्टी का जो नाम है वो बता सकते हैं, और कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में हुआ है हम वो मेंशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमको पता हो कि वो कब एग्जैक्टली किस डेट पर हुआ है, हम वो जरूरी नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और जो चार्ज फ्रेम होगा, अगर बीच में उसके रिलेटेड कोई और भी ऑफेंस है तो वो 219 के तहत माना जाएगा। 219 क्या है कि एक साथ हम 3 ऑफेंस को चला सकते हैं, यानी एक ही ट्रायल में हम 3 ऑफेंसेस को चला सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द टाइम इंक्लूड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ सच डेट शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। अब इसमें एक चीज़ है मेंशन करने लायक है कि 1 ईयर के बीच का ही टाइम होना चाहिए। अगर 1 ईयर के अलावा अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये जो केस है वो नहीं बनेगा, ठीक है। आपको 1 साल के अंदर ही मेंशन करना होगा। 1 साल के अंदर ही अगर आपका कुछ चोरी हुआ है मूवेबल प्रॉपर्टी मिसअप्रोप्रिएशन के साथ, सॉरी चोरी नहीं है, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी कोई आपको बहका के इंड्यूस करके ले लिया है, तो वो 1 साल के अंदर ही होना चाहिए। जो डेट है, जो भी कोई घटना हुआ वो 1 साल के अंदर ही हुआ है, उस हिसाब से हमको देखना होगा। उससे ज़्यादा हो जाता है तो ये सेक्शन लागू नहीं होगा। 213 व्हेन मैनर ऑफ द कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। अब कब जो मैनर है, मतलब किस तरीके से अपराध किया गया है, वो स्टेट होना जरूरी है। व्हेन द नेचर ऑफ द केस इज सच दैट पार्टिकुलर मेंशन इन सेक्शन 211 and 212 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged, the charge shall also contain such particulars of the manner in which the alleged offence was committed as will be sufficient for that purpose। इसमें कहा जा रहा है कि 211 और 212 में जो हमने पढ़ा वो मतलब सफिशिएंट नहीं है, वो नहीं बता पा रहा है कि एक्यूज को पता ही नहीं चल रहा है कि वो किस अपराध के लिए चार्ज हुआ है, उसको पता ही नहीं है। तो फिर क्या होगा कि जो चार्ज है वो उस मैनर को भी मतलब जिस तरीके से, जिस मैनर से ऑफेंस किया गया है ना, वो भी उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। और जो
एक्यूज है उसको समझाने के लिए, ये जो पर्पस है इस सेक्शन का वो है उस एक्यूज को समझाने के लिए कि उसको किस अपराध के लिए चार्ज किया गया है, किस मैनर भी मतलब डिस्क्राइब किया जा सकता है चार्ज में, यदि वो 211 और 212 के सम लैंग्वेज से नहीं समझता है कि उसको किस चीज़ के लिए चार्ज किया गया है, तब 213 आ जाएगा। उसके बाद 214 words in charge taken in sense of law under which offence is punishable. In every charge, words used in describing an offence shall be deemed to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which such offence is punishable. इसमें कहा जा रहा है कि जो भी वर्ड यूज होगा इस चार्ज के अंदर उसको ऐसा देखा जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि वह लॉ के हिसाब से ही यूज हो रहा है उस पनिशेबल ऑफेंस के लिए। वो जो वर्ड है ना मतलब चार्ज में, अब एक वर्ड है उसका बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज में मेंशन होगा उसको हम लॉ के ही लैंग्वेज के हिसाब से मानेंगे कि वो लॉ के लैंग्वेज के अंदर ही यूज हुआ है, यानी लॉ के डिक्शनरी से हमको देखना पड़ेगा उसको। ठीक है, हम सीधा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठाकर नहीं देखेंगे, ये हमने एक्स्ट्रा बोला है, मतलब यहाँ पर यही है। उसके बाद 215 इफेक्ट ऑफ इरोड, अगर कोई गलती हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, 215 बता रहा है चार्ज में no error in stating either the offence or the particular required to be stated in the charge, and no omission to the state that the offence or those particulars shall be regarded at any stage of the case as material unless the accused was in fact misled by such error or omission and it has occasioned a failure of justice। इसमें कहा जा रहा है कि जो error है, ठीक है, वो मतलब चार्ज में अगर कोई error है तो वो या फिर कोई गलती हो गया है और चार्ज लगाने में जो भी पार्टिकुलर्स है जो भी टाइम है, ठीक है, तो वो सब हो गया है, तो ये कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये इफेक्ट नहीं करेगा अनलेस अगर एक्यूज मिसलीड हो जाता है, ठीक है, उस एरर के कारण या उस ओमिशन के कारण, और लगता है कि जो जस्टिस है वो नहीं मिल पाएगा, जो आगे का केस है वो इस हिसाब से नहीं चल पाएगा क्योंकि एक्यूज मिसलीड हो गया, तो उस कंडीशन में वो इफेक्ट करेगा। उस कंडीशन में एकदम नहीं माना जाएगा इस एरर को, उस एरर को माना जाएगा उस कंडीशन में जब एक्यूज मिसलीड हो जाता है या फिर जस्टिस नहीं मिल पाता। लेकिन यदि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एक्यूज मिसलीड नहीं होता, ठीक है, तो फिर उसको उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस एरर का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है हमारा 216 कोर्ट में अल्टर चार्ज, मतलब ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कोर्ट कब चार्ज को बदल सकता है। कैन अ कोर्ट में अल्टर द चार्ज, एनी कोर्ट में अल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। अब जो कोर्ट है वो किसी भी वक्त जोड़ सकता है चार्ज में कुछ भी चीज़ या फिर उसको बदल सकता है, यानी उसको सही कर सकता है जजमेंट देने से पहले। 2 एवरी सच इलस्ट्रेशन और एडिशन शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड। अब या तो कोई एडिशन या इलस्ट्रेशन होता है या कोई सुधार होता है या फिर कोई चीज़ जोड़ा जाता है तो वो एक्यूज को पढ़कर सुनाया जाएगा, लिख कर नहीं पढ़कर सुनाया जाएगा। 3 इफ द इलस्ट्रेशन और एडिशन टू द चार्ज इज दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विथ the trial is not likely in the opinion of the court to prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of the case, the court may in its decisions after such illustration or addition has been made proceed with the trial as if the altered or added charge had been the original charge। इसमें कहा जा रहा है कि जब कोई भी चार्ज मतलब बदला गया या फिर उसको जोड़ा गया और जो प्रोसीडिंग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और जो प्रोसिक्यूटर है या जो डिफेंस है उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसको ऐड करने से या फिर उसको बदलने से, तो फिर कोर्ट क्या कर सकता है उस प्रोसीडिंग को एकदम चला सकता है जैसे कि वो ओरिजिनल चार्ज लगाया गया हो, एकदम ओरिजिनल केस की तरह वो चला सकता है। यदि एक्यूज्ड और डिफेंस दोनों को ही, जो एक्यूज्ड है और जो प्रोसिक्यूटर है उन दोनों को कोई दिक्कत ना हो तो, ठीक है, मतलब उस बदलाव से अगर उन लोगों को दिक्कत होता है तो फिर आगे प्रोविजन है 4 में इफ द इलस्ट्रेशन एडिशन इज सच प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू प्रेजुडिस द एक्यूज्ड और द प्रोसिक्यूटर एज फोरसेड, द कोर्ट में आइदर डायरेक्ट अ न्यू ट्रायल और एडजर्न द ट्रायल फॉर सच पीरियड एज मे बी नेसेसरी। अब यदि कोई चीज़ जोड़ा जाता है या बदला जाता है और प्रोसीडिंग जो चल रहा है, अब कोर्ट के ओपिनियन में क्या है, जो एक्यूज्ड है और जो प्रोसिक्यूटर है उसको दिक्कतें हैं, उसको दिक्कत हो सकता है, वो लोग प्रिपेयर नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, या तो न्यू ट्रायल चला देगा
ये कोर्ट पर डिपेंड करता है, वो न्यू ट्रायल चला देगा या फिर एडजर्न कर देगा कोर्ट को कुछ पीरियड के लिए, जब तक कि एक्यूज्ड और या प्रोसिक्यूटर जिसको भी दिक्कत है वो दोनों इस एडिशन और एलिटेशन को समझ लें और अपने डिफेंस में या अपने सपोर्ट में अब कागज लेकर आए। कागज मतलब जो भी उनके पास एविडेंस है वो लेकर आए उतने समय तक के लिए, उतना समय नहीं जितना भी कोर्ट को सही लगेगा उतने समय के लिए कोर्ट चाहे तो एडजर्न कर सकता है या न्यू ट्रायल चला सकता है। उसके बाद 5, if the offense stated in the altered or added charge is one for the prosecution of which previous sensation is necessary, the case shall not be proceeded with until such is obtained unless sensation has been already obtained for the prosecution on the same fact as those on which the altered or added charge is founded। इसमें कहा जा रहा है कि जो ऑफेंस है जिसको अल्टर मतलब बदला गया है या उसमें कुछ और जोड़ा गया है चार्ज में, और उसमें से कोई जो चार्ज है उस चार्ज को लगाने के लिए मतलब प्रोसीड करने के लिए, कॉग्निजेंस लेने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रोसिक्यूशन को या कोर्ट को जो प्रीवियस सेंसेशन है वो चाहिए, मतलब पीरियड परमिशन चाहिए, वो नेसेसरी है। तो जब तक वो पीरियड परमिशन नहीं मिल जाता, अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हमने पढ़ा था कि पब्लिक सर्वेंट और जज के खिलाफ कैसे केस चलता है, तो था ना कि जो स्टेट में काम करता है उसको मतलब स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। ये हम एग्जांपल के तहत बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इस तरीके का कोई बात है तो उनको पीरियड परमिशन लेना पड़ेगा, जिससे भी लेना हो, ठीक है, उस केस के हिसाब से उसको लेना पड़ेगा। और जब तक वो पीरियड परमिशन नहीं मिल जाता तब तक उस केस को आगे के लिए प्रोसीड नहीं किया जाएगा। लेकिन अनलेस है यहाँ पर कि अगर पहले ही उस फैक्ट के तहत, अगर जो फैक्ट है केस का, अगर परमिशन ले लिया गया था तो फिर आप कंटिन्यू इस चार्ज को मतलब प्रोसीड कर सकते हैं, इस केस को आगे चला सकते हैं। लेकिन यदि परमिशन नहीं लिया है तो आप नहीं चला सकते। 217 रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज अल्टर्ड, whenever a charge is altered or added to by the court after the commencement of the trial, the prosecutor and the accused shall be allowed। अब इसमें कहा जा रहा है कि विटनेस को जब चार्ज हम लोग बदलाव करते हैं चार्ज में या फिर ऐड करते हैं तो फिर जो विटनेसेस है उसको रिकॉल करने का जो बात है वो हम आगे पढ़ते हैं। A. To recall, re-summon and examine with the reference to such alteration or addition any witness who may have been examined unless the court for reason to be recorded in writing consider that the prosecutor or the accused as the case may be desired to recall or re-examination such witness for the purpose of vacation or delay or for defecting the ends of justice। इसमें क्या है कि अलाउड कर सकता है कोर्ट, दोबारा बुलाने के लिए अलाउड कर सकता है, पर यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, ये तो कोर्ट के पास पावर है कि अगर एप्लीकेशन देता है प्रोसिक्यूटर या एक्यूज तो वो दोबारा बुला सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो प्रोसिक्यूटर है यानी कि या फिर ये एक्यूज है, ये लोग ज़बरदस्ती बुला रहा है आदमी को, यह तो डिले करने के लिए, लेट करने के लिए, या तो फिर जो जस्टिस है वो नहीं मिलेगा, मतलब जस्टिस को ख़त्म करने के लिए, इस तरीके से। तो इस टाइम में क्या होगा, अगर वो चाहें, मुझे जो भी जिनके पास भी केस है वो चाहें तो रिकॉल नहीं भी कर सकते हैं। ये राइट नहीं है एक्यूज्ड का या प्रोसिक्यूटर का, ये राइट किसी का नहीं है, ये एक पावर है कोर्ट का कि अगर कोर्ट चाहे तो दोबारा रिसमन करे, रिकॉल करे, किसी भी विटनेसेस को कर सकता है। लेकिन यदि कोर्ट को लगता है कि ये ठीक नहीं है तो कोर्ट इसको निगलेक्ट भी कर सकता है, नहीं भी बुला सकता है। उसके बाद ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेसेस whom the court may think to be material, और इसमें कहा जा रहा है, ऊपर हमने क्या पढ़ा कि री एग्जामिन यानी जिसको एक बार हो गया दोबारा से बुलाने का। बी में बोल रहा है कि जिसको नहीं बुलाया गया वो कोई नया विटनेसेस अगर बुलाना है, अगर कोर्ट चाहे कि हाँ वो मतलब जरूरत हो सकता है उसका, तो कोर्ट चाहे तो उसको बुला सकता है। आई होप ये क्लियर।